तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमारे पास आज के आज के डेट में जो भी क्वेश्चन होंगे, IIT नीट AIEEE, है ना, सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन PYQ हैं। तो इसी सीरीज में हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह इस तरीके से है। एक क्वेश्चन AIEEE 2002 में पूछा जा चुका है कि इन ए हाइड्रोजन एटम इफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन दैट इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। कह रहा है कि जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में आपको पता होगा कि एक प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का जो प्रोटियम आइसोटोप है 1H1, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। इसमें एक प्रोटॉन और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब हाइड्रोजन अपने ग्राउंड स्टेट में होता है तब उस समय जो हाइड्रोजन में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होता है उसकी जो एनर्जी होती है वह इतना होता है। तो हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है, EN = -13.6 Z² अपॉन n²। ये जो एनर्जी आती है यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। तो जब ग्राउंड इलेक्ट्रॉन, देखो हाइड्रोजन जो एटम है वह ग्राउंड स्टेट में, इसका मतलब हुआ कि इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह अपने मिनिमम एनर्जी लेवल में होंगे, है ना। क्योंकि हाइड्रोजन के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा वह कहाँ पे होगा। पहला इलेक्ट्रॉन जो होने वाला है आपका, वह आपका फर्स्ट ऑर्बिट में होगा। क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा। तो जब ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है ना, तो ग्राउंड स्टेट में एन ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पे होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में, है ना। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और चूंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, यहाँ पे जो जेड है वो एटॉमिक नंबर है। तो हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर होता है 1, है ना। तो -13.6/1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, वही वैल्यू आएगी, -13.6, है ना। लेकिन जब आप बात करते हो, अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s1, है ना, 1s1। तो जब इसे एनर्जी दे दिया जाएगा, जब हाइड्रोजन को कहीं से बाहर से एनर्जी सप्लाई किया जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वह जो आपका, किसी भी एटम के अंदर कितने ऑर्बिट होते हैं, तो इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं। लेकिन काम के कितने ऑर्बिट होते हैं, काम के केवल आपके 7 ऑर्बिट कंसीडर किए जाते हैं। क्योंकि जितने भी एलिमेंट खोजे गए हैं, सारे के सारे एलिमेंट के केस में जो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है वह 7वें ऑर्बिट तक जाते जाते खत्म हो जाता है। तो जब इसे एनर्जी, बाहर से एनर्जी मिलेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका, जब इसे बाहर से एनर्जी सप्लाई की जाएगी, एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद भी इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। और यह इलेक्ट्रॉन जो होगा फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जा सकता है, या थर्ड ऑर्बिट में जा सकता है, या फोर्थ ऑर्बिट में जा सकता है, किसी भी ऑर्बिट में जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपने एनर्जी कितना सप्लाई किया है। तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पे चला गया, सेकंड ऑर्बिट में। तो जब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में होगा तब हम इसे बोलेंगे कि हाइड्रोजन जो होगा वह अपने एक्साइटेड स्टेट में है। क्योंकि इसलिए एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है क्योंकि ग्राउंड स्टेट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी मिनिमम एनर्जी लेवल में रहते हैं। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होगा अपना जो स्टेशनरी ऑर्बिट है उसको छोड़ करके अपने से हाई एनर्जी लेवल में चला जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जब सेकेंड ऑर्बिट में चला जाएगा तो यहाँ पे ज्यादा देर तक रहता नहीं है ना। और इस समय इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई रहती है, इसीलिए इसे बोलते हैं कि यह एक्साइटेड स्टेट में है। तो यहाँ पे हम बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, तो हम बात करते हैं कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट यानी एन की वैल्यू कहाँ पे हो गई, आपकी 2 हो गई।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया, दूसरा ऑर्बिट में। और दूसरे ऑर्बिट में जब चला गया तो -13.6, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 2, इनकी वैल्यू 2 हो गई, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे -13.6 डिवाइड बाई 4, यहाँ पे वैल्यू क्या आने वाली है, 3 पॉइंट चार तिया 12 और चार चौके 16, यानी 3.6 माइनस में आएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे पता ही है जो वैल्यू आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, तो सही ऑप्शन होगा आपका डी वाला। चलिए इसी क्रम में हम दूसरे क्वेश्चन को बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि अनसर्टिनिटी इन पोजीशन ऑफ ए माइन्यूट पार्टिकल ऑफ ए मास कितना, 25 ग्राम, इन द स्पेस ऑफ इतना मीटर, द अनसर्टिनिटी इन इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड इज। कह रहा है कि कोई एक आपका माइन्यूट पार्टिकल है। माइन्यूट पार्टिकल का मतलब हो गया कि आपका जो पार्टिकल, हम दूसरा क्वेश्चन लगा रहे थे ना, हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्या था कि कोई माइन्यूट पार्टिकल था, माइन्यूट पार्टिकल था जिसका जो मास था वो था आपका 25 ग्राम। ठीक है, तो ये जो माइन्यूट पार्टिकल है, माइन्यूट पार्टिकल का मतलब हो गया कि बहुत ही छोटा पार्टिकल आपका है। और आपको पता है माइक्रोस्कोपिक जो बॉडी होती है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, जब भी कोई बॉडी आपका मूव करता है तो वह वेव की तरह बिहेव करता है। यानी किसी भी मैटर का ना आपका डुअल नेचर होता है, क्योंकि जब पार्टिकल आपका मूव कर रहा है या कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो इसके साथ में एक वेव क्या होती है, एसोसिएटेड होती है। यानी ये जो मैटर है या पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करता है। यही तो डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट था, है ना। तो अगर हम बात करेंगे तो जो मास आपका दिया है 25 ग्राम दिया है, अगर इसे हम किलोग्राम में बदलेंगे, केजी में बदलेंगे, तो 10⁻³ केजी हो जाए, है ना। और यहाँ पे कुछ और भी दिया हुआ है, पोजीशन, पोजीशन में कितना अनसर्ट, पोजीशन में कितना अनसर्टेनिटी है। तो अनसर्टेनिटी जो है आपका पोजीशन में वह 10⁻⁵ मीटर है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है 10⁻⁵ मीटर। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्या, आपका हाइजेनबर्ग अर्सनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अर्सनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इजकल टू H/4 पाई होता है। एक किसका है आपका, हाइजेनबर्ग के अनुसार अनसर्टिनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम, दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वह H/4 पाई के इक्वल होता है। तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी यानी मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल टू होता है आपका मास इंटू वेलोसिटी। अच्छा, इसको चेंज करने की आवश्यकता है कि नहीं है, ठीक है कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा m∆v इक्वल टू H/4 पाई। ठीक है, अब चूंकि वेलोसिटी यहाँ पे डेल्टा वी क्या है, तो डेल्टा वी है अनसर्टिनिटी, अनसर्टिनिटी इन वेलोसिटी। तो डेल्टा वी इक्वल टू हो जाएगा H/4 पाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू एम। तो डेल्टा वी आपका आएगा, एच की वैल्यू क्या होती है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34, है ना, जूल इंटू सेकेंड। और 4 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू डेल्टा एक्स 10⁻⁵ मीटर। और आपका मास जो है वह है 25 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, यहां तक हो गया। तो अगर आप देखते हो, है ना, तो यहाँ पे 6.6 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 25, और यहाँ पे 10⁻⁻34 था।
ए क्वांटिटी जब ऊपर जाएगी, ये वाली क्वांटिटी, तो +5 हो जाएगा, और ये वाला जब ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे, अच्छा, 5 3 8, और 8 जब आप घटेगा तो 6.6 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 25, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है वह हो जाएगी 8। 8 अगर आपका घट गया तो हो गया आपका 26, यानी 26 - 26। और ए वैल्यू आपकी जो आएगी वह कितने आने वाली है, तो इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, कितनी वैल्यू आने वाली है उसके बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे। कैलकुलेटर से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 6.6 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 3.14 डिवाइड बाई 25, ये वैल्यू आ रही है आपकी कितनी? ये वैल्यू आ रही है आपकी 0.0210। ठीक है, इतना आ रहा है। अब ये जो है आपका, जब इसको आप ऐसे लिखोगे ना, 0.021 इंटू 10 पावर - 26, तो अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे ले आऊं, 2.1 इंटू 10 पावर - 2 हो जाएगा, और ऑलरेडी 10 पावर - 26 है, 28 हो जाएगा ये। तो आपका आंसर आएगा सी वाला। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी मेरा सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विच हैज मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नीज आयन, जो मैग्नीज आयन है, जो मैग्नीज आपका ग्राउंड स्टेट में था, तब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था आर्गन 3d5 4s2। तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस कर गया मैग्नीज एटम। तो मैग्नीज एटम जब दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो हो जाएगा 3d5 4s0। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा अगर आप देखोगे, तो डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, है ना? तो अकॉर्डिंग टू हुंड रूल, इलेक्ट्रॉन का फीलिंग जब होगा आपका, तो हर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन देखो, हुंड रूल क्या कहता है? हुंड रूल कहता है कि दी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट orbital of an subcell will not take place until each orbital fill fill not partially, है ना? हुंडूल क्या कहता है? हुंडूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग तब तक नहीं होगा जब तक प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर नहीं जाते। तो पहले हमने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में फिल कर लिया, और सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका जो स्पिन होगा सेम होगा, क्योंकि ऐसे स्टेट में इनकी एनर्जी क्या होती है आपकी? मिनिमम होती है, यानी ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। इसी तरीके से इसका देखोगे तो मैं यहाँ पे हर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं करूंगा, इसका होगा 3d6, और इसका होगा स्कैंडियम टाइटेनियम, तो 3d, लास्ट में लास्ट वाला मैं कर रहा हूँ। ठीक है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं शो कर रहा हूँ, स्कैंडियम टाइटेनियम, तो ये इसका हो जाएगा D2। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3d4। तो इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसमें देखोगे तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 हो जाएगा। इसमें देखोगे तो 3d6, 3d6 का मतलब हुआ आपका डी सबसेल में कितने और इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 1 2 3 4 5 8 6, तो इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। सबसे हाईएस्ट जो आपका आ रहा है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन वह मैग्नीज में आ रहा है। और आपको पता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल टू होता है √n n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन। एन की वैल्यू आपकी जितनी हाई रहेगी, यानी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसमें सबसे ज्यादा होगा, उसके लिए मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या होगा? सबसे ज्यादा आएगा। इस हिसाब से आपका पहला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन रिटेन इन दिस आयन, यानी फेरस आयन में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, यही बात कर रहा है ना? तो ठीक है भाई, कितने, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए इन फेरस आयन।
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? आर्गन 3d6 4s0, है ना। यहाँ पे जब यहाँ पे ये आपका आयरन एटम जो था, जब न्यूट्रल स्टेट में था तो यहाँ पे दो था, यही दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने लॉस कर दिया तो बन गया आपका फेरस आयन। तो यहाँ पे D6, तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा चौथे का बी वाला। चलिए भाई, एक और देख लेते हैं क्वेश्चन हम। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। पांचवा होगा। पांचवा जो क्वेश्चन था वो बोल रहा था कि द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट इज इतना। ठीक है, दिस मोमेंटम फॉर एस इलेक्ट्रॉन इज, क्या बात है भाई, कह रहा है कि द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? आपका रिवॉल्व कर रहा है, और उस समय उस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, वह उसकी जो वैल्यू होती है एंगुलर मोमेंटम की, वह होती है h/2 पाई। किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जब वह किसी ऑर्बिट में क्या करता है? रिवॉल्व करता है, तो उसके लिए हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं। वो फार्मूला होता है h/2 पाई अंडर रूट LL+1। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर जो मोमेंटम होता है ना, जब वह रिवॉल्व करता है, उस समय जब वह रिवॉल्व करता है किसी ऑर्बिट में, तो उस समय उसकी जो वैल्यू होती है एच, ये वैल्यू होती है। तो अच्छा, यही कह रहा है कि दिस मोमेंटम फॉर एस इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, मान लो इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में प्रेजेंट है, तो एस सबसेल में आप बात करते हो एस सबसेल की, तो एस सबसेल के लिए जो एल की वैल्यू होती है, वह क्या होती है? L = 0। जब L = 0 होता है ना, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जब 0 होती है, तब क्या होता है आपका? L = 0 के करेस्पॉन्डिंग एस सबसेल होता है। तो यहाँ पे आपका एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, और जैसे ही 0 यहाँ पे रखोगे, है ना, वैसे ही ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी आपका बहुत ही सिंपल था भाई क्वेश्चन, बच्चों का डी आंसर। ठीक है, चलिए भाई आगे भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है छठवां। इन बोहर सीरीज ऑफ लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, है ना, इन बोहर सीरीज, क्या बोल रहा है? इन बोहर सीरीज ऑफ लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड इंड करस्पॉन्डिंग टू which one of the following inner orbital jump of electron for the Bohr orbit in an atom of hydrogen atom? क्या बात है, चलिए देखिए, कह रहा है कि इन बोहर सीरीज ऑफ लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम मिलता है ना, हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम मिलता है, हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम मिलता है, जब हाइड्रोजन को एक्साइटेड किया जाता है, उसे एनर्जी दी जाती है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फर्स्ट ऑर्बिट से जंप कर जाता है हाई एनर्जी लेवल में, और वापिस से जब रिटर्न आता है, तो हमें क्या मिलता है? स्पेक्ट्रम मिलता है। क्या मिलता है? स्पेक्ट्रम मिलता है। तो कह रहा है कि वही, जब वो इन दी बोहर सीरीज ऑफ लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड इंड करस्पॉन्डिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनर ऑर्बिटल जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द बोहर ऑर्बिट इन एन एटम। क्वेश्चन क्या था हमारा कि इन द बोहर सीरीज ऑफ लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड इंड,
अच्छा, यहाँ पे एक टर्म यूज किया है, रेड इंड, है ना। जो रेड, जो आपकी लाइन आती है, बोहर, जब बोहर सीरीज, जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लिया जाता है, तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के दौरान जो लाइंस आ रही हैं, है ना, उन लाइंस में से कह रहा कि जो थर्ड लाइन है फ्रॉम दी रेड इन, थर्ड लाइन। तो यहाँ पे चूंकि रेड जो आपकी बता रहा है, रेड रेड लाइंस, इसका मतलब हुआ कि देखो, विव ग्योर की बात करते हो, तो विव ग्योर में आपका क्या होता है कि ये आपका जो 7 रे हैं, है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये आपके कहाँ किस रेंज में आती हैं, तो ये विजिबल रेंज में आती हैं, है ना। यानी जो स्पेक्ट्रम आपका मिल रहा है, वह स्पेक्ट्रम आपका रीजन किस रीजन से बिलोंग करता है, तो आपका विजिबल रीजन से बिलोंग करता है ना। और विजिबल, जो आपका विजिबल होता है, विजिबल, है ना, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो विजिबल आपकी सीरीज मिलती है, वो कौन सी सीरीज होती है, तो जो विजिबल रेंज में बिलोंग करती है, तो लाइमन बामर, बामर आपका जो होता है, बामर सीरीज, बामर सीरीज आप पढ़े होंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, लाइमन, बामर, पार्सन, ब्रैकेट, वुंड, हम्फ्री। बामर जो सीरीज होती है, बामर सीरीज, यह आपकी किस रेंज में पड़ती है, बामर सीरीज के दौरान, है ना, बामर, बामर सीरीज में जो लाइंस आती हैं, जो स्पेक्ट्रम आता है, स्पेक्ट्रम का जो लाइंस आता है, वह, उसका जो वेवलेंथ होता है, वह विजिबल रेंज से बिलोंग करता है। तो बामर सीरीज में क्या होता है, आपका N1, है ना, जो N2 की वैल्यू होती है, जो N2 की N1, N2 की जो वैल्यू होती है, वह कितनी होती है, आपका 2 होता है। N2 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, और N1 की वैल्यू क्या होती है आपकी, N1 की वैल्यू आपकी 2 से ज्यादा होती है, ग्रेटर देन 2, है ना। यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है, वह किस ऑर्बिट में आपका आता है, दूसरे ऑर्बिट में आता है, फ्रॉम हाई एनर्जी, यानी थर्ड ऑर्बिट से, या तो थर्ड ऑर्बिट से दूसरे में आएगा, या तो चौथे में से दूसरे में आएगा, या तो पांचवे में से दूसरे में आएगा, या छठवें में से दूसरे में आएगा, है ना। तो किस ऑर्बिटल में, जब किस ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन आता है, तो दूसरे ऑर्बिट में। तो दूसरा यहाँ पे, देखो, दूसरे से पांचवे में जा रहा है, चौथे में से पहले पहले में जा रहा है, ये दोनों ही गलत है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीसरे में से दूसरे में जा रहा है, और पांचवे में से दूसरे में जा रहा है। तो यहाँ पे N2 की वैल्यू जो है, देखो, कहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका जंप कर रहा है, पांचवें ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है, तीसरे ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। दूसरे में जाएगा तो या तो सी हो सकता है, तो डी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों केस में क्या है, आपका N2 की वैल्यू 2 है। हाँ, लेकिन एक चीज कह रहा है कि थर्ड, और थर्ड जो आपका क्या कह रहा है कि इन बोहर सीरीज ऑफ लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड इंड, फ्रॉम द रेड इंड करस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इनर ऑर्बिट जंप ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे थर्ड आपकी लाइन की बात कर रहा है, थर्ड लाइन, है ना। तो अगर आप 3 से 2 की बात करते हो, 3 से 2 की बात करते हो, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, तो केवल एक लाइन मिलेगी, क्या मिलेगी, ओनली वन लाइन मिलेगी, ओनली वन लाइंस आपको स्पेक्ट्रम में मिलेगा। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन आपका पांचवे में से दूसरे में जा रहा है, इस जंप के दौरान हो सकता है कि वह पांचवे में से चौथे में जाए, चौथे में से तीसरे में जाए, तीसरे में से दूसरे में जाए, ऐसा हो सकता है। तो एक लाइन इसके करस्पॉन्डिंग, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा ट्रांजिशन होता है, अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाता है, तो उस समय आपको केवल एक ही लाइन मिलेगी। लेकिन पांचवे में से दूसरे में जाएगा, तो आपको मल्टीपल लाइन मिलेंगी, है ना। यानी सही आंसर होगा आपका डी वाला, क्योंकि थर्ड लाइन की बात कर रहा था, एक लाइन तो मिल नहीं रही है यहाँ पे, बस रेड, रेड लाइन से तीसरा जो लाइन है, तीसरा लाइन, इसकी बात कर रहा है। तो इसका मतलब है तो मल्टीपल लाइन मिल रहा है, और मल्टीपल लाइन किस में मिलता है भाई, आपका जब पांचवें से दूसरे में जंप करेगा तब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर ए टेनिस बॉल, कोई एक टेनिस बॉल है, उस टेनिस बॉल का जो मास है, वह है 60 ग्राम,
चलो, ग्राम में दिया है तो हम इसे केजी में चेंज कर लेते हैं, केजी में करोगे इतना केजी होगा। और इसकी जो वेलोसिटी है वह है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। चलिए भाई, इससे जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होगा, इस टेनिस बॉल जब मूव करेगा इतने स्पीड से, तो उस समय जो वेव एसोसिएटेड होगा विथ टेनिस बॉल वह कितना होगा। तो हमें मुझे पता है, डी ब्रोगली के अनुसार लैम्डा इजकल टू होता है एच अपान पी, पी इजकल टू होता है एम इंटू वी, लैम्डा इजकल टू एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। और आपका ये जो क्या नाम है, मास, मास है 60 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 10, है ना। तो यहां से अगर आप देखते हो तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी, अगर मैं 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34, ये देखो यहाँ पे 6 और यहाँ पे हो जाएगा 10 पावर माइनस 3, ये 1 आ जाएगा और यहाँ का एक जीरो प्लस 1, है ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 34, और नीचे क्या हो जाएगा 10 पे पावर माइनस 1, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 32 हो जाएगा, यानी 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 32, 32। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। मीटर 33 होगा ना। अरे भाई ये 34 है तो 33 होगा, 33 तो यहाँ पे है। ठीक है, आ गया ना। यार भाई यही तो होगा 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 33, यही तो आंसर है। अप्रोक्सीमेटली पूछा है ना, एग्जैक्ट आंसर थोड़ी पूछा है, अप्रोक्सीमेटली इतना होगा आपका। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 8, कि which set is correct for an electron in 4f orbital, है ना। तो 4f ऑर्बिटल की बात कर रहा है। 4f ऑर्बिटल के लिए देखो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4 है। चूंकि f के एफ एफ सबसेल के करिस्पॉन्डिंग एफ सबसेल के करिस्पॉन्डिंग जो l की वैल्यू होती है वह कितनी होती है, 3 होती है ना। तो एल की वैल्यू अगर 3 होगी तो एम एल की वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा। तो आपको पता है एल के करस्पॉन्डिंग जो एम की वैल्यू होती है माइनस एल से प्लस एल तक होती है, तो -3 -2 -1 0 1 2 और 3 होगी, है ना। तो देखो एन की वैल्यू 4, एल की वैल्यू 4 नहीं होगी भाई, एन की वैल्यू 4 एल की वैल्यू 3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एम एल की वैल्यू 4 कैसे हो जाएगी, तो एल की वैल्यू अगर 3 है तो एम एल की जो वैल्यू होगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी वह -3 से +3 तक होगा, यहाँ पे +4 हो ही नहीं सकता। और ये तो बिल्कुल गलत है, एल इक्वल टू 2 दिया है, यानी सही ऑप्शन होगा सी वाला। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अगला है आपका, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ एजीमुथल क्वांटम नंबर L इक्वल टू 2 L इक्वल टू 2 इन ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम इज रिस्पेक्टिवली। क्या बात है भाई। चलिए क्रोमियम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d5, 4s1। ठीक है, एक क्रोमियम जब ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एटम इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट के दौरान क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो कह रहा कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मुझे इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है विथ एजीमुथल क्वांटम नंबर L इक्वल टू 1, L इक्वल टू 1 का मतलब पी और पी सबसेल, तो पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे देखो, 6, 6
12 हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। 12 इलेक्ट्रॉन आपका L=1 के करस्पॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन है? 12। और L=2, L=2 का मतलब डी सबसेल, और डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 5, है ना? तो 12 और 5, सही आंसर होगा आपका बी वाला। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 9वां। 10वां कहाँ गया? यहाँ पे है। कह रहा है दी वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन इन एन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्टेशनरी स्टेट। क्या बात है भाई, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है। तो हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन और एक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप कर रहा है भाई? इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है आपका फ्रॉम इन्फिनिटी, यानी N2 की वैल्यू जो होगी, N1 की जो वैल्यू है वह कितनी है? N1 की वैल्यू है आपकी इन्फिनिटी। इलेक्ट्रॉन जहां से जंप करता है, वो जो ऑर्बिट होता है वह होता है आपका आपका N1। तो N1 क्या है? इन्फिनिटी। और किस में आपका जंप कर रहा है? तो आपका स्टेशनरी स्टेट में। स्टेशनरी स्टेट का मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन एटम का, वह किस ऑर्बिट में होता है? तो फर्स्ट ऑर्बिट में होता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट यानी स्टेशनरी ऑर्बिट जो होगा हाइड्रोजन एटम के लिए वह फर्स्ट होगा, ठीक है। N2 की वैल्यू फर्स्ट। तो हमें पता है, कुछ पता है क्या? कि 1/λ, आपकी जो सीरीज मिलती है ना, सीरीज लाइमन बामन पासन फ्लैकेनफोर्ड हम्फ्री, उस सीरीज में, उस सीरीज के लिए, उस सीरीज में जो स्पेक्ट्रम आता है, स्पेक्ट्रम के करस्पॉन्ड जो स्पेक्ट्रम आता है, स्पेक्ट्रम में जो रेडिएशन होता है उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होता है, उसकी वेवलेंथ हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, RH और 1/, क्या, N1² माइनस 1/N2², ठीक है। तो 1/λ, RH की वैल्यू दिया है मीटर में 1097 × 10⁻⁷ सॉरी 7, ठीक है। और 1/N1 का मतलब इन्फिनिटी का स्क्वायर माइनस 1/1 का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे जो वैल्यू आएगी λ=1.97 × 10⁻⁷। अच्छा, 1/∞ का मतलब हो गया आपका 0, है ना। इन्फिनिटी का भाग यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा, और 1/∞ का मतलब 0, तो 0 - 1, है ना। ये अपन था, याद रखना आप। तो λ हो जाएगा 1/1/09 × 10⁻⁷, है ना, 10⁻⁷। तो इसकी अब भाग करो, एक बार मैं डिवाइड कर देता हूँ। एक बार मैं डिवाइड कर देता हूँ। 1 / 1.09, एक कितनी वैल्यू आ रही है? ये वैल्यू आ रही है 0.91 × 10⁻⁻। अच्छा, ये वैल्यू तो आपकी इतनी आएगी, और ए जब ऊपर जाएगा तो 10⁻⁷ हो जाएगा, है ना। अभी अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर पॉइंट को मैं यहाँ पे ले आऊंगा तो 10⁻⁻2 हो जाएगा, है ना। इसको मैं इसमें चेंज कर दिया, × 10⁻⁷। तो 91 × 10⁻⁹ मीटर। अच्छा, ये जो वैल्यू है इसे हम नैनोमीटर बोलते हैं ना। 1 नैनोमीटर = 10⁻⁹ मीटर। तो हमारा क्या हो जाएगा? 91 नैनोमीटर, है ना, 91 नैनोमीटर। चलिए, तो सही आंसर आ गया आपका यहाँ पे 91 नैनोमीटर। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि ऑफ द फॉलोइंग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज अचीव्ड बाय विच वन ऑफ द देम। कह रहा ऑफ द फॉलोइंग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज अचीव्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, आउटर, लास्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है वह इस तरीके से दिया गया है।
तो इनमें में से कौन सा आपका होगा एटम जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? हमें मुझे पता है मैंगनीज जो होता है, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d5 4s2। ए आपका, यह ए क्या है आपका? ए वाला लास्ट वाला ऑर्बिट है, यानी आउटर ऑर्बिट कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या है मैग्नीज के लिए? 3d5 4s2। और इसके मैग्नीज जो होता है कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? +7। तो यहाँ पे आप देखिए, ए वाला जो होगा आपका मैग्नीज के करस्पॉन्डिंग है ना? या मैग्नीज, जो आप मैग्नीज जो है आपका जिस ग्रुप में है उस ग्रुप के लिए जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर ऑर्बिट का होगा, इतना होता है N-1 D5 NS2, है ना? तो आपका हाईएस्ट जो ऑक्सीडेशन होगा वह N-1 D5 NS2 के करस्पॉन्डिंग होगा। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। इन एन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, कोई एटम है जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल डिस्क्राइब बाय 3 क्वांटम नंबर विल हैव द सेम एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कह रहा है कोई एटम है, और एटम कैसा है? मल्टी इलेक्ट्रॉन, यानी उसमें उस एटम के अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। और कह रहा है कि इनमें में से, कह रहा है कि और ये जो आपका एटम है, इस एटम में कोई इलेक्ट्रॉन, वह इलेक्ट्रॉन जो है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल डिस्क्राइब बाय 3 क्वांटम नंबर, इनमें से कौन सा ऑर्बिटल है जिसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं 3 क्वांटम नंबर के हेल्प से, और उनकी जो एनर्जी है सेम होगी मैग्नेटिक फील्ड के अब्सेंस में, है ना? तो देखते हैं भाई। आपका देखो n = 1 और l = 0। l = 0 का मतलब s सब सेल, और n = 1 यानी 1s की बात कर रहा है। 1s सब सेल, और A 2s सब सेल, A 3d सब सेल, ए कौन सा सब सेल है आपका? 2p सब सेल, और ए किस कौन सा सब सेल है? 3d सब सेल। तो मुझे पता है कि भाई 1s 2s 2p 3d और 3d 3d ये आपका 3d यानी पांचवा और चौथा, दोनों क्या है? दोनों सबसेल कौन से हैं? दोनों के दोनों जो सबसेल हैं वह आपके 3d सबसेल हैं। चौथा और आपका पांचवा जो होगा वह सेम एनर्जी रखेगा, कि दोनों सेम ही है। 3d सबसेल दोनों की एनर्जी में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द रिलेशन टू द हाइड्रोजन एटम। कौन सा स्टेटमेंट आपका क्या है? करेक्ट है? एक- किसके रिगार्डिंग? हाइड्रोजन के रिगार्डिंग। तो हाइड्रोजन के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है भाई? 3s ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन 3p ऑर्बिटल, नहीं। हाइड्रोजन एटम के लिए हाइड्रोजन एटम के लिए किसी भी ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग जितने भी सबसेल होते हैं, सारे सबसेल की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए बात करोगे तो हाइड्रोजन आपका क्या है? मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, यानी उसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। और मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होने के कारण से केवल एक ही आपका यहाँ पे अट्रैक्शन लगता है बिटवीन, एक ही टाइप का आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो भी बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, है ना? वहां पे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन करने के लिए कोई और अदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए हाइड्रोजन एटम के लिए
हाइड्रोजन एटम के लिए जितने भी ऑर्बिट होते हैं और उन ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग जितने भी सबसेल होते हैं, सारे सबसेल की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। तो 1s, अगर वन फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हो तो फर्स्ट ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग एक ही सबसेल होता है, 1s सबसेल, और दूसरे ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग 2s 2p होता है, 3s 3p और 3d, है ना। और 4s 4p 4d 4s, तो 2s और 2p की एनर्जी सेम होगी, है ना। इसी तरीके से 3s और 3p की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी हाइड्रोजन एटम के लिए। लेकिन यही चीज मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए सही नहीं होगा। वहां पे क्या हो जाता है, इनकी एनर्जी जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, यानी इनकी इनकी जो डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं आपके, जो ऑर्बिटल होते हैं, जो डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं, उनका क्या हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाता है। तो 3s ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन 3p ऑर्बिटल, गलत है। 3p ऑर्बिटल इज लोअर एनर्जी देन 3d, तो 3p और 3d का तो सेम होगा, तो ये भी गलत है। 3s and 3p ऑर्बिटल आर ऑफ लोअर एनर्जी देन 3d, भाई गलत है, ये भी गलत है। 3s 3p and 3d ऑल हैव द सेम एनर्जी, यानी ये बात सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका। हाँ भाई, तो हम क्वेश्चन नंबर 14 पे पहुंच चुके थे। क्वेश्चन नंबर 14 था आपका कि अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट इज। तो बोहर के अकॉर्डिंग, बोहर थियरी के अनुसार, जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का पांचवें ऑर्बिट का, वह कितना होता है। तो बोहर थियरी के अनुसार कि